हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेर और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग करेंगे ओसीओवी पार्ट 2। यस दोस्तों, आफ्टर द फिनोमिनल रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट वीडियो दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं ओसीओवी में, जहां पे हम करने वाले काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों रिवोकेशन ऑफ आरसी। यस दोस्तों, ओके सेक्शन 30 में तो आता ही है, बट दोस्तों रिसेंटली एक नया अमेंडमेंट आया सेक्शन 16(6) का, वो काफी लोग को नहीं पता है, उसमें भी वो कवर होता है कॉन्सेप्ट, तो वी विल चेक विद दैट। सेकंड, एग्जाम सप्लाई और एग्जाम टर्नओवर के बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें आरटीपी नवंबर 22 में क्वेश्चन भी आया था, पर काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इस पे भी क्लैरिटी दिया गया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बीच में डिफरेंस क्या है, कब एम्प्लॉयर सर्विस देता है कब या गिफ्ट देता है, और कब एम्प्लॉय सर्विस या गिफ्ट देता है, राइट। डायरेक्टर, तो कौन से टाइप के डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल कैपेसिटी या फिर पर्सनल कैपेसिटी, अकॉर्डिंगली दोस्तों टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज सेम सर्विसेज बट डिफरेंट सेक्शंस। तो दोस्तों जैसे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, तो 12(3) में भी आता है, राइट, और 13(4) में भी आता है। वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज है जो सेक्शन 12 में आती है, सेक्शन 13 में आती है, पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम ही अलग अलग है। वो कहाँ अलग है, ओके, क्यों अलग है, वो सब समझाया है, ठीक है, सो दैट आपको एग्जैक्टली डिमार्केट हो जाए कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट इज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जेम्पशंस भी आता है, एंड यहाँ पे दोस्तों सप्लाई चैप्टर में भी चीजें हुआ था। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, उसके बाद सप्लाई ऑफ मिडिल स्क्रैप, राइट, फिर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रीमाइसेस, एंड लास्ट इज दोस्तों बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। तो दोस्तों ये वही सब कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आई जस्ट थॉट आई ब्रिंग सम क्लैरिटी टू यू एंड बिगिन दिस वीडियो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड स्टार्ट ओसीओवी पार्ट 2। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कॉमेंट दिल मांगे मुंह सर, and I will come up with more such videos. Wish you all the very best and let's go and put all our efforts in the last leg of our preparation. Let's go my dear friends. दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रिवोकेशन ऑफ आरसी का। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका दो जगह पे इंप्लीकेशन आता है। एक ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन सेक्शन 30, और एक रीसेंट अमेंडमेंट आया है दोस्तों जिसपे भारी भारी इंपैक्ट पड़ा है, और मुझे लगता है डेफिनेटली ये अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। यस, ये दोनों को क्या है समझते हैं बारी बारी से। पहले ओके ऑब्वियसली सेक्शन 30 को, ओके, कि रिवोकेशन होता कौन से सिनेरियो में है, ओके, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो इफेक्ट आता है वो, एंड देन डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स लेट्स चेक आउट द अमेंडमेंट, ठीक है। अब दोस्तों रिवोकेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक है अपना प्रोस्पेक्टिव केस और दूसरा अपना रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। यस, एक है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो दोस्तों आज अगर हम लोग बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, तो इशारा किस बात की तरफ है? इशारा दोस्तों इस ही बात की तरफ है कि भाई सुन, आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, राइट। और याद रखना प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दो ही केस में आएगा, ओके सॉरी एक ही केस में आएगा, एंड दैट इज नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव रिटर्न से कैसे क्या आपका कैंसिलेशन किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका कैंसिलेशन कैसे किया, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट पार्ट आते हैं रिवोकेशन का, एंड दैट इज एंड ऑल्सो ऑब्वियसली द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। कि बॉस यहाँ पे है ना बात हो रही है स्पेसिफिकली कैंसिलेशन ऑर्डर की जो हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। यस, ओके, परफेक्ट। तो बेटा सीन कुछ ऐसा है कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और इसीलिए आपका आरसी किया गया है क्या, कैंसिल। तो अगर वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया है तो उसमें क्या सीन है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा सीन हुआ है
कि 1/4 से लेके सॉरी 1/4 से लेके 30/9 तक there are pending returns. You have not filed the returns only, my dear friends. Okay, yes. और 1/10 को आपका ओके प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देता ऑफ कैंसिलेशन. ओके, कैंसिलेशन ऑर्डर इज पास्ड. ठीक है, परफेक्ट. 110 को ओके डन. अब यहाँ पे वो कैंसिलेशन ऑर्डर जो पास हुआ है, वो ऑर्डर पास हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम ओके 110 ओनली. दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. समझा? यस. तो आज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या है, उसका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया. ठीक है, 1/10 से, यानी इसके आगे वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कहलाया जाएगा, वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता. ठीक है डन. अब वो जाता है और विनंती करता है ओके 1/11 को. किसको? प्रॉपर ऑफिसर को, यानी बेसिकली कमिश्नर को, कि भाई प्लीज मेरा आरसी रिवोक कर दे. ओके, आरसी पे जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो रिवोक कर दे. तो अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर ऑन 111. ठीक है डन. पर दोस्तों यहाँ पे याद रखना, गवर्नमेंट बोलता है अरे ऐसे ही तू बेटा कर देगा थोड़ी चलेगा. ओके, तेरा दोस्त थोड़ी है सॉरी थैंक यू बोलेगा और वो माफ कर देगा. अरे ऐसा थोड़ी है. हाँ, ऐसा तो नहीं है बेटा. तो तुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तू अभी एक बदला हुआ इंसान. यू आर अ चेंज्ड मैन. यस. ओके, ये तेरा एक्स नहीं है बेटा जो वापस तुझे एक्सेप्ट कर लेगा या कर ले. तुझे एक चेंज्ड मैन है तू, वो दिखाना पड़ेगा. तो कैसे करेगा? जो भी पेंडिंग रिटर्न्स थे ओके फ्रॉम 1/4 टू 30/9 वो तू फाइल कर देगा. ठीक है, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द रिवोकेशन का एप्लीकेशन. एज सिंपल एज दैट. तो प्रॉपर ऑफिसर भी बोलेगा यस लुक्स लाइक यू आर अ चेंज्ड मैन. लुक्स लाइक तूने जो गलतियां की थी उसका पश्चाताप हुआ और उसका तूने एक्शन भी लिया. तो फिर वो बोलता है ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है, 112 को मैं रिवोकेशन ऑर्डर पास कर दूंगा. ओके, इज पास्ट. बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती. गवर्नमेंट बोलता है इसके बाद भी तुझे कंप्लायंस करना पड़ेगा कि रिवोकेशन ऑर्डर पास हो गया है, उसके विद इन 30 days तुझे फाइल करने पड़ेंगे रिटर्न्स फ्रॉम 110 अप टू 112. यस, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन अप टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर. ठीक है, यस. ये दिन से लेके ये दिन तक तुझे क्या है, तेरे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, जो तूने ऑब्वियसली नहीं किए होंगे क्योंकि तब तू अनरजिस्टर्ड पर्सन था, पर अब तू कर देना. तो जो भी सप्लाईज तूने की है उसके रिलेशन में तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. और मैं तो बोलूँ क्वेश्चन आ सकता है आपके एंड से कि सर वो तो फिर उसके जेब से ही जाएगा. नहीं, अगर आपको लगता है ना कि नहीं बॉस ये रिवोकेशन हो जाएगा, तो आप क्या करना पता है, ओरिजिनल इनवॉइस में टैक्स चार्ज कर देना रिसिपेंट को. राइट. और फिर क्या, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना आफ्टर योर कैंसिलेशन ऑर्डर इज रिवोक्ड. तो फिर रिसिपेंट को आईटीसी भी मिल जाएगा. ठीक है डन. तो ये केस. और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ओके गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सुन, यहां पे सियापा ऐसा हुआ है कि 1/4 से लेके
30/9 तक पेंडिंग रिटर्न्स थे, ठीक है। और वो पेंडिंग रिटर्न्स जो थे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो तूने फाइल नहीं किया, नॉट फाइल्ड। तो अगेन 1/10 को, ओके, 1/10 को माय डियर फ्रेंड्स cancellation order is passed by proper officer, but this time it is with effect from 1/4, with effect from 1/4, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझा? यस। अब सीन ये है दोस्तों कि 110 को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसका कैंसिलेशन हो गया। अब ये 1/11 को जब एप्लीकेशन करता है फॉर रिवोकेशन ऑर्डर, तो इशू क्या है कि उसको फाइल करने रिटर्न्स 1/4 से 30/9 तक, पर वो नहीं कर पाए बिकॉज कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है। और अगर कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है तो फिर याद रखना वो पीरियड को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, डिसेबल्ड होगा वो, और इसीलिए उसके रिलेशन में रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहां पे नो रिटर्न्स वुड बी फाइल्ड। Because the period from 1/4 to 30/9 was disabled. I could not select that period only. Okay. Yes. अब सीन ये है कि इस केस में डिपार्टमेंट लीप ऑफ फेथ लेता है आप पे और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, 1/12 को चलो मैं आपको लास्ट चांस देता हूं, आपका कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक कर देता हूं। तो रिवोकेशन ऑर्डर इज पास्ड, पर एक ही शर्त पे, और वो शर्त ये है कि विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर आपको फाइल करना पड़ेगा क्या? आपको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न्स फ्रॉम, ओके, फ्रॉम बोलो, करेक्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट of cancellation order up to the date of revocation order. yes, ऊपर था from the date of order of cancellation, यहां पे from the date of effect of cancellation order, वहां पे 110, यहां पे 1/4। समझा? ये डिफरेंस है। और क्यों ये है? क्योंकि भाई ऊपर तो 1/4 से लेके 30/9 तक रिटर्न फाइल कर दिया ना मैंने जब रिवोकेशन एप्लीकेशन किया था, पर यहां पे तो वो भी नहीं किया, तो अब एक साथ सब रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे फ्रॉम 1/4 टू अपना 1/12। ये केस, और ये अगर नहीं किया विद इन 30 days तो भैया वापस आपका आरसी हो जाएगा कैंसल। ये नया अमेंडमेंट दोस्तों क्या है आया है, जो कॉन्ट्रावेंशन में रूल 21 में आपने डाला है 29 सबसेक्शन 2 के तहत। ये सीन है दोस्तों। ओके, दैट्स इट। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है, पूरा का पूरा टेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ दोस्तों यहाँ पे दिया है, विच आई वुड रियली वांट यू टू रीड वंस, राइट, एंड गेट इट डन। अच्छे से इसको पढ़ लो, समझ लो, एग्जाम्पल भी देख लो तो और क्लैरिटी आ जाएगा। बस आपको 30 days वाला टाइम लिमिट याद रखना है, और कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक रिटर्न फाइल किया वो याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में वही पूछा जाएगा। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, एकदम सही जगह हथौड़ा मारा है, अमेंडमेंट्स के साथ पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अभी 16 सबसेक्शन 6 की, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। क्या है ये, राइट? तो 16(4) में तो सिंपल पढ़ लिया दोस्तों कि भैया आपका इनवॉइस अगर अपने उसका आईटीसी टाइम लिमिट पे नहीं लिया तो उसका लेटेस्ट टाइम लिमिट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली दफ़ा ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एक्सटेंशन की बात की। यस,
तो जो टाइम लिमिट दिया था 16/4 के अंदर, राइट, उससे थोड़ा एक्सटेंशन मिलने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 16/6। अब वो सिनेरियो क्या है ये जानना है, एंड टू एक्सटेंशन दिया है वो जानना है, ठीक है। और एक्सटेंशन कब तक होता है ये डेट वो जानना है। ये तीनों रीजंस जानने हैं, सिनेरियो, द रीजन ऑफ एक्सटेंशन, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैव दे पुश्ड इट टू, टू व्हाट एक्सटेंट हैव दे एक्सटेंडेड दिस टू, ठीक है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो वंस। उसके लिए दोस्तों ये पूरा जो क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे, उसको ही टाइमलाइन फॉर्मेट में आपको दिखा, और वहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे पूरा केस, और एक बार वो समझ जाएंगे उसके बाद आएंगे यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको रीड करवाऊँगा ये पूरा केस। तो केस हम लोगों ने एक्चुअली समझा है, उसको थियरी फॉर्म में हम लोग उसे फाइनली उसे क्या करेंगे, रीड और फिर करेंगे कन्फर्म, ठीक है। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड। Okay friends, here we are. So we are right now in current financial year, for example 26-20, ठीक है। अब हुआ क्या है, 1 सितंबर, ओके, वो कुछ कांड हुआ है। क्या कांड हुआ है वो पता चलेगा आपको 15 सितंबर को बेसिकली, ओके, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास किया है किसने, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, 1 सितंबर, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। अब सिनेरियो क्या हो, ओके, एवरी टाइम व्हेन सम ऑर्डर्स फॉर अ कैंसिलेशन ऑफ आरसी एज अ टैक्स पेयर, आपका नेचुरल क्या होगा, पहले रिवोकेशन के लिए फाइल करो भाई। तो वही मैंने फाइल कर दी, डेट लिखी नहीं है, होगी कोई भी एज्यूम कर लो, डजेंट मैटर। मुद्दा है कि अप्लाई कर दिया मैंने फॉर रिवोकेशन। अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है माय डियर, हुआ है ये दैट 15 दिसंबर को, ओके, 15 दिसंबर को, ठीक है, रिवोक हो गया है आपका, रिवोक हो गया है आपका कैंसिलेशन, और आप वापस डेढ़ से हो गए हो जिंदा, डेढ़ से हो गए हो जिंदा। अब आपको बोला जाएगा क्या कि भैया या तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, वो डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर तक, ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिटर्न फाइल कितने दिन के अंदर, तो बोला है विद इन 30 days डेट ऑफ रिवोकेशन, विद इन 30 days ऑन द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर, एब्सोल्युटली, ठीक, ये सिनेरियो है। अब आप फाइल तो कर दोगे, ठीक है, क्या है 21 दिसंबर को ही कर दिया है भाई, 5-6 दिन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है वो समझिए, नॉर्मल चीज़ तो हम लोगों ने सब रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी की है, ठीक है, कि भाई आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस में, इस केस में रेट्रोस्पेक्टिव, फिर मैंने अप्लाई किया फॉर रिवोकेशन, फिर वो रिवोकेशन ऑर्डर आ भी गया। अब मुझे बोला है कि तू रिटर्न फाइल विद इन 30 days, मैंने वो भी कर दी। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये कि जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, ओके, फ्रॉम फॉर विच पीरियड, फ्रॉम 1 सितंबर टू, ओके, क्लियरली 15 दिसंबर, ठीक है, दिस पीरियड, इसमें मेरे पास इनवॉइस आते हैं फरवरी और मार्च, जो मैं उस वक्त लेना भूल गया था, या तो जो कि फॉर एग्जांपल मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं, और वो हो गया है, या 2B में रिफ्लेक्ट हुआ था पर इनवॉइसेस ही क्या है मिस आउट हो गया मेरे से आईटीसी लेना। तो क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता था, यस, फरवरी और मार्च का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी फॉर एग्जांपल दैट वे 25-26, तो फरवरी और मार्च के इन्वॉइसेस है, तो क्लियरली 30 नवंबर 2026 ले सकता था इसका आईटीसी, करेक्ट, यस। डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न तो अभी का सीन ही नहीं है, बिकॉज
क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे उसके पहले ही मारामारी चालू हो गया, कैंसिलेशन हो गया, मैं ही डेड हूँ, तो एनुअल रिटर्न कहाँ से फाइल? ठीक है, तो वो फाइल हुआ नहीं है तो उसको छोड़ो। फिर एक ही डेट बचा 30th नवंबर। ठीक, 30th नवंबर पहले मुझे ये फरवरी और मार्च का इनवॉइस, राइट, जो मुझे सितंबर में मिले था 30, बट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर कांड, क्योंकि जब मैं लेने गया था डेड हूँ मेरा, ओके रजिस्ट्रेशन, मैं अपने पोर्टल खोल रहा हूँ, पोर्टल ही नहीं खुल रहा है भाई, क्योंकि मेरा आरसी ही कैंसल्ड है, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या मैं आईटीसी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। और क्या मैं एलिजिबल था? हाँ एलिजिबल था मैं। अगर ये कोई कांड नहीं होता तो क्या मैं एलिजिबल था? 100% था। अगर ये कैंसिलेशन वैंसिलेशन नहीं आता तो मैं 30 नवंबर के पहले ले लेता बिंदास। बड़ी कैंसिलेशन वगैरह आया कि मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं जिंदा भी हो रहा हूँ 30 नवंबर के बाद तकरीबन 15 दिसंबर को, और तब तक वो टाइम लिमिट ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। यस, और वो लैप्स करवाने का जिम्मेवार आपने लिया, गवर्नमेंट आप जिम्मेवार हो इसके। मेरे पास तो टाइम था, पर ये सब कांड हुआ आपके कारण हुआ, और आपके कारण मैं वो आईटीसी नहीं ले पाया। तो आप ही अब इसका सोल्यूशन बताओ और मुझे बताओ कैसे इसका आईटीसी लूँ। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है चल, अग्रीड, अग्रीड कि तेरा इनवॉइस वैलिड था और मेरे कारण ही क्या है तो वो आईटीसी नहीं ले पाया, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसी टाइम लिमिट जो है ओके उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो बोला जो लास्ट डे ना रिटर्न फाइलिंग का, वहाँ तक तो क्या है ओके आईटीसी ले सकता है। और वो लास्ट डे क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग पकड़ने जाए तो 15 दिसंबर से ओके 15 दिसंबर से हम लोग 30 डेज गिने, तो दैट हैपेंस टू बी व्हाट? ओके, दैट हैपेंस टू बी 14th जैन, राइट? यस, तो 14th जैन तक डेफिनेटली क्या है तुझे आईटीसी मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस माय डियर फ्रेंड्स, 14 जैन तक ले लो। तो जो अपना 30 नवंबर था उसको धकेल के 14 जैन कर दिया है। परफेक्ट। इसको मैं अगर न्यूमेरिकली भी अगर बोलूँ सॉरी थियोरेटिकली भी अगर बोलूँ तो 30th जैन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस इज इशूड, राइट, वो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न वो होता है जनरली 16/4, करेक्ट? यस, उसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, कहाँ तक? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर तक। परफेक्ट, यस, इन दिस केस 14 जैन। अब एक काम करते हैं फटाफट से, क्या है ओके मैं एक छोटा सा रीडिंग ले लेता हूँ of whatever I have explained so that you can exactly tally with what I have explained. ठीक है, let's go and understand. Okay, it says time limit for taking ITC in case of revoked registration cancellation. ठीक है, in case where registration of a taxpayer is cancelled, okay, as it was in the example, and subsequently it is revoked, okay, return for the period from the date of effective date of cancellation या फिर ओके डेट ऑफ कैंसिलेशन। डेट ऑफ कैंसिलेशन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब कैंसिलेशन होता है तब, और इफेक्टिव डेट जब रेट्रोस्पेक्टिव से होता था। ठीक है, टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द पोर्टल बाय टैक्सपेयर स्टिल देयर कैंसिलेशन ऑफ आरसी इज रिवोक्ड। ऑब्वियसली रिवोक जब तक नहीं होता तब ये रिटर्न्स फाइल नहीं हो सकते। इन सच केसेस वेयर द रिसीपेंट हैज नॉट क्लेम्ड द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस or debit note pertaining to the financial year, and in meantime the time limit of 16/4 has lapsed, he will not be entitled to avail ITC. तो अगर ये कांड के पहले ही क्या है आपका जो 16/4 का टाइम लिमिट है वो लैप्स हो चुका है, ठीक है, तो वो गलती आपकी है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट सिचुएशन क्या है, डिफरेंट हो जाती है। कॉन्सिक्वेंशियली रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन and the time limit to avail ITC under 16/4 in respect of invoice or debit note is extended till the date of filing return, in cases where returns for the period from the date of cancellation or effective date of cancellation up to the date of
revocation of cancellation registration are filed within 30 days of the revocation of registration, ये यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा, subject to condition that the time limit to avail ITC of the said invoice or debit note under section 16(4) has already expired on the date of cancellation of registration. Absolutely, my dear friends. Okay, has not already expired. तो जैसे हमारे केस में क्लियरली वो 30 नवंबर तक ले सकता था, बट वो कांड हुआ कैंसिलेशन का, इसके लिए मैं डेड हो गया और मैं ITC नहीं ले पाया, और फिर जब जिंदा हुआ तब दिसंबर हो चुका था, तो हमारा टाइम लिमिट सरपास हो गया था उनके कारण, और इसीलिए मैं नहीं ले पाया। तो गवर्नमेंट उस केस में बोलता है ठीक है, इस केस में मेरा मिस्टेक है, माई मिस्टेक, आई ओन इट, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, कहाँ तक, 30 नवंबर करता 14 जैन तक, विच इज ओके विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। यू गेटिंग इट? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो बस ये एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बैठा लेना, RTP का ही एग्जाम्पल है ये एक्चुअली। ये जो आकर्ष ट्रेडर्स का है वही मैंने प्रॉपर टाइमलाइन में डाला है। उसका क्या है, क्लियरली आप आंसर भी क्या पढ़ सकते हैं, उसी को मैंने डाल दिया, सो दैट क्या आपके दिमाग में छवि रहे एग्जैक्टली इशारा किस बात की तरफ है। और यही क्वेश्चन कई बार क्या है सीधा पूछा जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूछा नहीं गया था लास्ट अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में और भी स्पेशल हो जाता है। ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे खत्म करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 16(6) एंड ऑल्सो द चैप्टर ऑफ ITC। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग करने जाने वाले हैं वो डेफिनेटली है इन द फॉर्म ऑफ एजेंट। तो आज एजेंट माय डियर फ्रेंड्स 3 टाइप के। सबसे पहले है, अगर मैं बात करता हूं, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, वो अगर सर्विस दे रहा है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, परफेक्ट, यस। तो फिर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी विल पे GST एज पर RCA। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? यस, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं वो है क्या, रिकवरी एजेंट। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट है, वो सर्विस दे रहा है किसको, बैंक या NBFC को। ठीक है, तो यहां पे भी GST पे होगा एज पर RCA। परफेक्ट, ठीक है। थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, कि वो अगर सर्विस दे रहा है बैंक या NBFCs को, तो फिर उस केस में याद रखना, अगर ये इंडिविजुअल नेचर का है RCM ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है किसको, इंडिविजुअल को। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वो लोन सैंक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और कमीशन लेता है, यहाँ पे RCM। पर भाई अगर पार्टनरशिप फर्म या फिर क्या है कंपनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, FCA। बिकॉज गवर्नमेंट रिलेटिवली क्या है पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को ज़्यादा इज्जत देती है, और ज़्यादा रेलेवेंट होता है वो उनके लिए कि भाई ये बंदा संभाल लेगा, ये बंदा कर लेगा। ठीक है, एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी जो है वो टैक्स देती है एज पर FCM। ठीक है, तो ये हो गए 3 एजेंट्स। परफेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट और एक आता है एजेंट का, वो है प्रिंसिपल एजेंट के सिनेरियो, और ये कॉन्सेप्ट कवर होता है कहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट कवर होता है दोस्तों सप्लाई चैप्टर में अंडर सेक्शन 7(1)(c). यहाँ पे आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना, क्या कि भाई प्रिंसिपल एजेंट को माल दे रहा है, एजेंट बायर को दे रहा है, बस ये चेक करो पूरे क्वेश्चन में एजेंट इज रेजिंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम। If agent is raising the invoice in his own name and he has the authority to transfer the title, in that case my dear friends, simple सी बात है, clearly
गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया ये यहाँ पे टीम सप्लाई एब्सोल्युटली, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है टीम सप्लाई। पर भाई अगर इनवॉइस इज नॉट रेज्ड इन हिज ओन नेम, इनवॉइस ओन नेम में नहीं रेज किया है, ओके, किसने, एजेंट ने बायर को, बेसिकली प्रिंसिपल ने ही रेज कर दिया है सीधा बायर पे, तो फिर गवर्नमेंट वही बोलता है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन हुआ जहाँ पे उसने गुड्स भेजे थे एजेंट को, वो टीम सप्लाई के दायरे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी डायरेक्टली प्रिंसिपल बायर को लगा देगा, पर यहाँ पे प्रिंसिपल लगाएगा किस पे, एजेंट पे, और एजेंट लगाएगा बायर पे, तो दैट प्रिंसिपल को भी मिल जाए आईटीसी बिकॉज उसके पास आउटलेटेड टू चार्ज जीएसटी टू एजेंट, और एजेंट को भी मिल जाए आईटीसी बिकॉज उसने जो जीएसटी जेब से दे गया था जब उसने परचेज किया था प्रिंसिपल से, तो वो आउटपुट टैक्स आ जाएगा अगेंस्ट बायर। ओके, ये केस है, तो ये चीज़ क्या है प्लीज़ याद रखना, बहुत ही ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, प्रिंसिपल एजेंट के सिनेरियो, ठीक है, डन। तो ये प्रिंसिपल एजेंट वाला एंगल था जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों जो क्लियरली विजिबल होती है वो है लायबिलिटी इन सर्टन केसेस में, यस, जहाँ पे स्पेसिफिकली कमेंट किया गया है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट कि आज अगर गुड्स या सर्विस दिया है प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को, बिकॉज बाइंग एजेंट भी होता है और सेलिंग एजेंट भी होता है, तो फिर उस केस में ओके द लायबिलिटी, ओके द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ओके will be definitely shared jointly and separate। ओके, अगर वो रिस्पेक्टिव पर्सन, आइडियली तो प्रिंसिपल ही पे करता है, पर अगर प्रिंसिपल पे नहीं करता है, ओके, और अगर एजेंट का लायबिलिटी है तो एजेंट नहीं पे करता है, तो भैया जो भी गुड्स और सर्विस टू और फ्रॉम आए हैं तो गवर्नमेंट ने बोल दिया यहाँ पे लायबिलिटी आप चुकाएंगे ऑन जॉइंटली एंड सेपरेटली बेसिस, वो डिवाइड हो जाएगा दोनों के, यस दोस्तों। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी ओके एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर एजेंट, ओके विच यू नो इज बाय द वे ऑफ रूल 33। ओके, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो रूल 33 की कंडीशंस है, ओके, ये रूल 33 क्या बोलता है, और फिर प्योर एजेंट के डेफिनेशन की भी कंडीशंस है। ये दोनों को अगर आप दोस्तों क्या करेंगे सेटिस्फाई, तब जाके ही आप ये बोल पाएंगे कि ये पैसा आपने कलेक्ट किया है रिसिपेंट से एज अ प्योर एजेंट और उस पर नहीं लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो वो क्या है कंडीशंस, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों रूल 33 एज यू ऑल नो हैज 3 कंडीशंस। ओके, सबसे पहला ए प्योर में एजेंट जो है, ठीक है, वो पेमेंट करेगा टू द थर्ड पार्टी ओनली आफ्टर द ऑथराइजेशन ऑफ द रिसिपेंट, तो रिसिपेंट से पूछ के वो पेमेंट करेगा। ओके, दूसरा द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपेंट, वो जब इनवॉइस सप्लाई रिसिपेंट को देगा तो सेपरेटली उसको दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा मेरा सर्विस चार्जेस है और इतना पैसा क्लियरली क्या है मैंने एज अ प्योर एजेंट चार्ज किया है। एंड थर्ड क्लियरली क्या है, वो सिर्फ एज अ प्योर एजेंट काम नहीं कर सकता, जब वो इनवॉइस भेज रहा है तब खुद भी उसको ऑन हिज ओन अकाउंट कुछ काम करना पड़ेगा और कुछ उसको क्या है एज अ प्योर एजेंट सर्विस देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये है दोस्तों क्या रूल 33। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं ओके तो वो है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर एजेंट का डेफिनेशन। तो सबसे पहला है इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट विद द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट्स इन द कोर्स of supply of goods or services। दूसरा neither intends to hold nor holds any title to goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply। Third, does not use for his own interest such goods or services so procured। And fourth, receives only the actual amount incurred to procure such services or goods in addition to the amount received or supply he receives or he provides on his own account। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई सिंपल सी बात है भाई मैं एक्ट करूँगा एज अ प्योर एजेंट और तेरे सब खर्चे इनकर करूँगा। दूसरा कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए, राइट, ओके, नीदर ही होल्ड्स एनी टाइटल
ओके, जो एजेंट है वो कोई टाइटल वाइटल होल्ड नहीं करता है। तीसरा, वो खुद अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा है ये सब। इसमें क्लासिक एग्जांपल आ जाता है कि आज फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है, राइट, उसको स्टैट ऑडिट करने जाना है क्लाइंट प्लेस, राइट। तो आज क्लियरली दोस्तों मुंबई रहता है वो, पर जाना है जम्मू कश्मीर, तो फिर उसे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, होटल का खर्चा, ये सब खर्चा करना पड़ेगा। और ये सब खर्चा ज़रूरी है टू प्रोवाइड स्टैट सर्विस, वरना वो रहेगा कहाँ पे, खाएगा कहाँ पे। ये सब सर्विसेज उसने भोगी है, तो इट इज़ इन हिज ओन इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट जब आगे वो क्लाइंट को चार्ज करता है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। वो प्योर एजेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। बट जब आप ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है या जीएसटी जो एक्चुअली आपके क्लाइंट को भरना है, आपका काम तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट था फाइलिंग सर्विस देना, राइट, रिटर्न फाइलिंग सर्विस देना, पर आपने जीएसटी भी उसके बिहाफ पे पे कर दिया है, तो फिर उस सिनेरियो में गवर्नमेंट यही बोलता है क्या, तो जीएसटी अमाउंट है एज अ प्योर एजेंट जो आपने पे किया है थर्ड पार्टी को, आपने सेपरेटली इनवॉइस में दिखाया है और आपने अपनी खुद की सर्विस भी दी है ऑन योर ओन अकाउंट, ठीक है। और ऊपर जो है दोस्तों क्लियरली रूल 33 का ये डेफिनेशन आ जाता है, और प्योर एजेंट का दोस्तों क्लियरली ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भैया ना मैंने कोई टाइटल ट्रांसफर किया है, ना ये मेरे इंटरेस्ट में है, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है जहाँ पे स्पेसिफिकली हम दोनों ने अग्री किया है कि इस तरह से मैं थर्ड पार्टी को पैसा दूंगा, एंड मैंने सिर्फ एक्चुअल अमाउंट है वही लिया है, ना कोई पैसा ऊपर ना कोई नीचे, कुछ मार्जिन ऐड नहीं किया है, जितना जीएसटी लायबिलिटी उसका था जो मैंने पे किया है गवर्नमेंट को वही उससे लिया है। इसीलिए दोस्तों वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। तो प्योर एजेंट का भी कॉन्सेप्ट दोस्तों आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, इस एजेंट का जो कॉन्सेप्ट किया हम लोगों ने उसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे एजेंट के जितने भी प्रोविजंस थे वो खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं वो है एग्जेम सप्लाई वीजा भी एग्जेम टर्नओवर। तो दोस्तों एग्जेम सप्लाई ये डेफिनेटली आपने देखा होगा जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइदर रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम का थ्रेशोल्ड लिमिट। और यहाँ पे दोस्तों ओके जो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है वो है ये कि भाई आज अगर एग्जेम सप्लाई कोई लॉ ऑपरेट करे तो भाई वो सप्लाई जो एग्जेम्प्ट है, राइट, अंडर सेक्शन 11 और 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। दूसरा जो नील रेटेड सप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स बाय द वे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो वो है 6 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस, ठीक है, डन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सीन है बॉस। तो जब ये होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है तो इसे बोलते हैं एग्जेम सप्लाईज, एंड डेफिनेटली ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। और जब भी आप कैलकुलेट करते हो एग्रीगेट टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम हो या फिर हो विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, आप हमेशा एग्जेम सप्लाईज को लेंगे। और याद रखना आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इसको नहीं लेते जो, तो फॉर एग्जांपल आज अगर मैं क्या है सेल ऑफ पेट्रोल कर रहा हूँ या सेल ऑफ लीकर कर रहा हूँ, डजेंट मैटर कि उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, वो आउटवर्ड सप्लाई है, ओके, वो आउटवर्ड सप्लाई है, इज जस्ट दैट वो चार्जिंग सेक्शन के दायरे से बाहर है। गेटिंग इट? ये सप्लाई का डेफिनेशन वो पूरा करता है, राइट। सप्लाई का डेफिनेशन कौन पूरा नहीं करता है? शेड्यूल 3 7 सबसेक्शन 2। तो इसीलिए कभी भी शेड्यूल 3 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड में, ना ही एग्जेम्प्ट, ना ही अपना कॉम्पोजिशन के थ्रेशोल्ड में, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेते ही क्या, ऑल टाइप्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। और जो सप्लाई है उसको कैसे नहीं लेंगे, जो सप्लाई नहीं है उसको कैसे लेंगे, राइट। तो शेड्यूल 3 आइटम्स बैंड है, बट नॉन टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडेड है बिकॉज वो सप्लाई है। कैसे? आज मैंने अगर दारू बेचा, मैं गुड्स बेच रहा हूँ फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये केस समझा। तो ये चीज प्लीज याद रखना, ओके। तो ये है दोस्तों एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन। एन एग्जेम्प्ट टर्नओवर, ओके, ये दोस्तों हम लोग रूल 42 रूल 43 के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं।
कि एग्जेम्प्ट टर्नओवर क्या आता है। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में माय डियर फ्रेंड्स चुनिंदा चीजें कुछ बोलिए कि इंक्लूड करनी है और चुनिंदा चीजें बोलिए कि भैया एक्सक्लूड करनी है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट लिस्ट। तो दोस्तों एग्जेम्प्ट टर्नओवर के अंदर एक्साइज, वैट और सीएसटी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स नहीं करेंगे, बट इंटरेस्टिंगली याद रखना एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर हम ले रहे हैं तो वो इंटरेस्ट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस आ जाएगा वहां पे, एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, पर एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स नहीं आएगा, शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे वो। ओके, तो क्लियरली वो वहां पे भी नहीं आएंगे, यहां पे भी नहीं आएंगे। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग में याद रखना दोस्तों, भले ही ये शेड्यूल 3 का आइटम है पर एग्जेम्प्ट टर्नओवर में वो आ जाएगा, राइट? यस, ओके, और वो स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से आएगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं लेंगे आप। ठीक है, बट आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में उसको नहीं ले सकते। ठीक है, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगेन आ जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज यहां पे आ जाएगा, वहां पे नहीं आएगा, राइट? और यहाँ पे आएगा 1% ऑफ, ओके, योर सेल वैल्यू। ओके, 1% ऑफ योर सेल वैल्यू आएगा, ओके, एंड ना कि परचेज वैल्यू। देखो वो हमारे OCOQ बुक में क्वेश्चन 8 है दोस्तों, CA फाइनल RTP नवंबर 22 में है। इफ यू विल सी, यहाँ पे दिखाया है कि भाई will your answer be different if the value of exempt supply provided by Nagpur and Mumbai unit is to be determined for the purpose of apportionment of ITC 17(3)? ठीक है, and you are required to determine the value of exempt supply under GST law। तो दोनों है, exempt supply भी डिटरमाइन करना है, दूसरा आपको ओके exempt टर्नओवर वाला एंगल है वो भी आपको डिटरमाइन करना है, ओके, अंडर सेक्शन 17(3)। ठीक, डन। तो ये चीज क्या है, बकायदा याद रखना। ओके फ्रेंड्स, अभी जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेशन में स्पेसिफिकली है, क्योंकि उसमें कई बार रेप्लिकेट हो रही है सर्विसेज, स्पेशली इन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई लगाना। ठीक है, तो उसी का निर्धारण करना है, अभी उसी का क्या है दोस्तों, क्लैरिटी लाना है। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 12(3) रेड विथ 13(4). ठीक है, तो दोस्तों क्लियरली ओके अगर आप देखेंगे 12(3) इज सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई आता है ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? और अगर वही दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो हम लोग लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके नहीं लेते एंड क्लियरली वो चेकआउट करके सीधा ले लेते हैं लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर बात करते हैं हम लोग वही 13(5) की, राइट, 13(4) की, ओके, तो वहां पे एक ही है कि भाई POS विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल। फिर वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो, वो आउटसाइड इंडिया में हो, डजेंट मैटर, राइट? बस होना चाहिए क्या कंडीशन कि सप्लायर या रिसीवेंट दोनों में से एक होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे इशू आता है विथ रिस्पेक्ट टू ओके 12(6) एंड 12(7), ओके, रेड विथ 13(5). ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों ये है एक्चुअली एडमिशन टू इवेंट्स और ये है ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स। ओके, तो ये प्राइमरीली B2C सर्विस है, ये प्राइमरीली B2B सर्विस है। ठीक है, तो 12(6) में दोस्तों यही है क्या कि दैट प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे बोला है क्या कि रिसिपेंट अगर क्या है रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, पर अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली दैट प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ठीक है, एंड अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 13(5) की, तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों सर्विसेज जो है यानी एडमिशन वाला सर्विस एंड दूसरा ओके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला सर्विस, ये दोनों एक ही में कवर्ड है एंड दैट इज 13 सबसेक्शन 5 माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इवेंचुअली कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, यस।
कि 12/6 में इवेंट इज हेल्ड, 12/7 में आरओ रजिस्टर्ड पर्सन है तो भैया लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इवेंट प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। एंड यस ऑब्वियसली क्या है, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और वो इवेंट है अगर आउटसाइड इंडिया तो अगेन हम लोग वो इवेंट हेल्ड से लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पे आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी दोस्तों क्या है 13.5 में नहीं है। 13.5 में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कभी आएगा ही नहीं। 13.5 में दोस्तों हमेशा हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। तो एक चीज प्लीज याद रखना, यहाँ पे वो आउटसाइड इंडिया वाला एंगल है जहाँ पे रिसिपेंट आ जाएगा, बट ऐसा कोई एंगल 13.5 में नहीं है। तो प्लीज ये भी क्या है अपने दिमाग में फिट कर लेना। ओके, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड चेक इन द क्वेश्चन इज कि सप्लाई और रिसिपेंट दोनों में से आउटसाइड इंडिया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स एक एंगल मैं कवर करना चाहता हूं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओके, तो वो दोस्तों 12 सबसेक्शन ओके 8 में आता है। तो ये वही बोलता है कि रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, अरे बोलो ना यार प्लीज, अरे बोलो ना। ओके, दैट प्लेस वेयर द गुड्स आर handed over, that place where the goods are handed over to the transporter. Okay, that place where the goods are handed over to the transporter. ठीक है, परफेक्ट है। ओके, पर दोस्तों वही चीज जब मैं यहाँ पे ओके 13.9 में चेक करता हूँ, ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला जो एंगल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियरली बोला गया है क्या कि भाई अब ये कॉन्सेप्ट जो है 13.9 में कवर नहीं होता। ओके, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स का बोलता था पहले प्लेस ऑफ सप्लाई, अब एक्चुअली ये कवर होता है माय डियर फ्रेंड्स 13.2 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना कि 13.9 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब सिर्फ एग्जिस्ट करता है क्या 13.2, एंड वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ये ड्रास्टिकली डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपेंट या फिर व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे सीधा है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ही, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि 13.9 अब निकल चुका है, अब 13.2 से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, दूसरा दोस्तों मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ जॉब वर्क सर्विस के रिलेशन में। तो जॉब वर्क का जो सर्विस है माय डियर फ्रेंड्स, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई याद रखना 12.2 में कैप्चर होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 12.3 से लेके 12.14 तक जॉब वर्क सर्विस कहीं पे भी कवर्ड नहीं, तो वो कहाँ पे कवर्ड है 12.2 में कवर्ड है, जनरल प्रोविजन में कवर्ड। बट दोस्तों यहाँ पे यही सर्विस 13.3 में कवर्ड। यस, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दैट प्लेस वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। समझा? यस, तो ये प्लीज एंगल याद रखना जॉब वर्क वाला। और यहाँ पे और एक एक्सेप्शन दोस्तों आता है, अगर आप कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हो टेम्परेरीली बेसिस पे, फिर उसमें कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो और फिर उसे वापस री एक्सपोर्ट कर देते हो विदाउट पुटिंग इट टू यूज इन इंडिया, तो अगेन ओके 13.3 को छोड़ के वो चला जाएगा 13.2 में, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ये ओके, परपोर्ट टू यूज कर दिया तो 13.3 लग जाएगा। ओके, दैट प्लेस वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। ओके, तो ये दोनों एंगल याद रखना कि यहाँ पे ये 13.3 में आता है एंड यहाँ पे मैं 12.2 में। 12.2 में आपको पता है रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर को रिसिपेंट का एड्रेस पता है तो रिसिपेंट का एड्रेस, सप्लायर को रिसिपेंट का एड्रेस नहीं पता है तो सप्लायर का ही एड्रेस आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं 13.3 में। 13.3 में दैट प्लेस विद द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, दैट्स इट, तो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। एंड लास्ट दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ ओके बैंकिंग सर्विस के रिलेशन में। यस, तो यहाँ पे दोस्त क्लियरली क्या है 12 में ये एंगल कवर होता है जहाँ पे अगर मैं अकाउंट होल्डर हूँ बैंक के साथ, ठीक है, दैट मीन्स बैंक के पास मेरा एड्रेस है तो भैया लोकेशन ऑफ रिसिपेंट आ जाएगा। पर बैंक के पास मेरा एड्रेस नहीं है क्योंकि मैं नॉन अकाउंट होल्डर हूँ, राइट, तो क्लियरली इट इज नॉट नोन, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज बैंक का ही लोकेशन, ये 12.2 वाला एंगल। बट दोस्तों यहाँ पे यही बात ओके कहाँ पे आ जाती 13.8 में। तो दोस्तों एज यू ऑल कैन सी 13.8 राइट,
13(8) में यही बोला है कि भैया बैंक और NBFC टू अकाउंट होल्डर वाला सर्विस ही 13(8) में आता है, नॉन अकाउंट होल्डर वाला फिर 13(2) में चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ओके, कि भैया आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13(8) में, ओके, बैंक जो सर्विस दे रहे हैं अकाउंट होल्डर को वो ही कवर होगा, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और ऊपर ओके 12 में डिपेंड करता है, एड्रेस पता है तो रिसीपेंट का लोकेशन, एड्रेस नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन, ठीक है। चल, तो ये सीन है, ओके। एंड अगर बैंक अगर भूल से भी दे रहा है क्या नॉन अकाउंट होल्डर को सर्विस, ठीक है, तो फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ओके, लोकेशन ऑफ, ओके, आई एम सो सॉरी, या रिसीपेंट एज पर 13 सबसेक्शन 2, ये एंगल है हमारी, ठीक है। तो ये बात आ जाती है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सर्विस, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आप जानते होंगे, मैं स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहता हूँ 7(1)(c), ठीक है। तो वहां पे आप जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल डीमार्ट है, अगर वो अपनी ही कोई और ब्रांच है डीमार्ट की, ओके, उसको अगर क्या है स्टॉक ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब 24(4) के तहत डिस्टिंक्ट पर्सन बोला गया है क्या कि दोनों अगर रजिस्टर्ड पर्सन है फिर वो सेम स्टेट हो या फिर डिफरेंट स्टेट, डजंट मैटर, उसे बोला जाएगा क्या डिस्टिंक्ट पर्सन, और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ स्टॉक ट्रांसफर का विदाउट कंसिडरेशन कोई भी हो, गुड्स और सर्विस का हो फॉर दैट मैटर, वो हो जाएगा क्या डीम्ड सप्लाई, ठीक है। और एक बोला है कि डिस्टिंक्ट पर्सन एक और जन को बोला जाएगा अगर डीमार्ट का एक ब्रांच है रजिस्टर्ड, ओके, लेट्स से इन महाराष्ट्र स्टेट, और दूसरा अनरजिस्टर्ड है इन गुजरात, यानी कि इन अनदर स्टेट, और वहां पे स्टॉक ट्रांसफर हुआ, तो वो भी डेफिनेटली दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा, एंड उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे डीम सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन आया तब जब, ओके, गुड्स जा तो रहे थे डीमार्ट मुंबई से डीमार्ट दिल्ली, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा था, कैसे हो रहा था, ओके, इन अ ट्रक, इन अ ट्रक, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रक में गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो अब ये गुड्स तो डेफिनेटली दोस्तों डीम सप्लाई हो जाता है अंडर 7(1)(c), ये तो आ जाएगा डीम सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। बट ये ट्रक का क्या, ओके, ये जो 40 लाख का ट्रक है उसका क्या, क्या वो भी डीम सप्लाई है? तो उसका गवर्नमेंट ने आंसर बोला नो। ट्रक जो गुड्स लेके जा रहा है, लेट्स से वो 10 लाख के गुड्स है, तो वो डीम सप्लाई है, उस पर GST लगेगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कहां से आएगा, ओके, रूल 28 से, राइट। ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक एंड एंड क्वालिटी नहीं है तो कॉस्ट 110%, वो वाला सब सिनेरियो। पर वो गुड्स की बात करें, जो गुड्स वो लेकर जा रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोप से, तो सोप वो लेके जा रहा है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। पर व्हाट अबाउट दैट ट्रक, वो भी तो गुड्स है, वो भी तो ट्रैवल कर रहा है। तो आंसर इज, गवर्नमेंट ने बोला वो सप्लाई नहीं है, ओके, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं, वो इंटरस्टेट मूवमेंट है। क्या है? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड सिंस वो सप्लाई नहीं मूवमेंट है, गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया कि भैया इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, और इसीलिए ये 7(2) में आ जाएगा और नहीं लगेगा इस पे। तो ये क्या है, काफी लोगों को एंगल नहीं पता होता है। जस्ट वांटेड टू से दैट I hope you are aware of it now. And yes, one more thing you should remember is कि जो ट्रक जा रहा है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, प्लीज याद रखना कि अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए जा रहा है तो फिर उसे डीम सप्लाई बोल देंगे, पर वो जाके वापस आएगा, ओके, तो गवर्नमेंट ने बोला वो इंटरस्टेट मूवमेंट हो, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं। पर फर्दर सप्लाई यानी कि मैंने दिल्ली को बेचा, दिल्ली आगे बेचने वाला है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई।
अगर फर्दर सप्लाई के लिए है तो, पर अगर नहीं है यानी जाके वापस आने वाला है, अनलोड करके वापस क्या है ओके वो खाली ट्रक आने वाला है, तो भैया क्लियरली वो इंटरस्टेट मूवमेंट है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, डिस्टिंक्ट पर्सन के कॉन्सेप्ट के अंदर ही जो बेसिकली एच और ब्रांच का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ द डे हैव द सेम पैन। ठीक है, तो उसमें एक ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट क्या है आ रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेंडमेंट में भी आया है। लेट्स चेक इट आउट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एचओ एंड बीओ का, जो एक रीसेंट अमेंडमेंट भी है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो जो भी इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज है ओके उसका जो भी बिल भेजता है एचओ बीओ को, जिसका बीओ को 100% आईटीसी मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना ओके जो भी अमाउंट टैक्स इनवॉइस के अंदर लिखा है वो ही ओपन मार्केट वैल्यू, सिंपल। ठीक है, उसी को लेना है बिकॉज रिसीवेंट को 100% आईटीसी मिल रहा है। और इनकेस अगर ओके एचओ ने बीओ पे कोई इनवॉइस रेज ही नहीं किया है तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई नील आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्या वो ओके इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज जो एचओ ने बीओ को दी क्यों उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट जो है एचओ का इन्वॉल्व, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वो सर्विसेज देने के लिए बीओ को, वो भी जोड़ना, तो वो डिपेंड करता है एचओ पे, वो एचओ के डिस्क्रिप्शन पे। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो कंपल्सरीली नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये भी एक एंगल था डिस्टिंक्ट पर्सन का जो क्या है मुझे बतलाना था विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑल्सो इट इज द रीसेंट अमेंडमेंट, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ। ठीक है, ओके अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की। यस माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको जरूर होता है, एंड आई विल टेल यू वे। तो डेफिनेशन दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन में आता है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको ये देखने मिलता है कि आज 7(1)(c जो है डीम सप्लाई है, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, राइट, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू और फ्रॉम रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वहां पे दोस्तों एक प्रोविजो आ जाता है जो बोलता है क्या कि बॉस आज अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो अप टू 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, तो उसे सप्लाई नहीं गिना जाएगा। उसका लॉजिक क्या? लॉजिक बहुत सिंपल है कि आज खामखा दोस्तों अगर इसको डीम सप्लाई बोल दिया तो जीएसटी का लायबिलिटी किसके सर पे आप ठोक दोगे? एम्प्लॉयर का, क्योंकि वो एम्प्लॉय से ये जीएसटी का लायबिलिटी का बर्डन पास ऑन नहीं कर पाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय सिंपल सी बात बोलेगा कि भाई गिफ्ट तू अपने मन से दे रहा है, जीएसटी मेरे जेब से दे रहा है, मुझे वो गिफ्ट पसंद नहीं आया तो, राइट। और अगर आया भी तो भाई गिफ्ट का मतलब ही होता है कि वेर यू जस्ट गिव एंड यू डोंट टेक। आर यू गेटिंग इट? यस। और डेफिनेटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बंदिश लगा दी अप टू 50,000, क्योंकि अगर अबव 50,000 है तो ये प्रोविजो अप्लाई ना हो कि इसको डीम सप्लाई बोला जाएगा। पर याद रखना यहाँ पे सप्लायर होगा एम्प्लॉयर, और फिर एम्प्लॉयर को क्या है जीएसटी लायबिलिटी देना पड़ेगा, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली अपने जेब से ही देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पे। दूसरा दोस्तों, क्लियरली हम लोगों ने 7 सबसेक्शन 2 में इसको देखा है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे भी लोग ऐसा ही देखते हैं इसको जैसे ऊपर देख रहे हैं, नहीं, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एम्प्लॉई एक्चुअली कुछ कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। सर्विस बोलना गलत होगा बिकॉज डेफिनेटली आपको पता है 7(2) में इसको बोलते हैं नॉट अ सप्लाई। तो यहाँ पे याद रखना एकदम ही कॉन्वर्स सिचुएशन है। ठीक है, जहां पे एम्प्लॉय कुछ कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए और सामने एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है क्या? सैलरी, बोनस, पेंशन, ग्रेचुटी जो भी हो। तो यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, तो ये एक एंगल समझना कि ये पूरा 360 डिग्री चेंज है। ऊपर एम्प्लॉयर कुछ कर रहा है एम्प्लॉय के लिए और यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए। आर यू गेटिंग इट? यस। और वो है नॉट अ सप्लाई। और इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपको क्लियरली दिखता है 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड आईटीसी में, जहां पे क्लियरली ये बोला गया है माय डियर फ्रेंड्स कि आज अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस लेते हो, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस सर्विस लेते हो, मेंबर या ट्रैवल बेनिफिट्स लेते हो, फूड एंड बेवरेजेस लेते हो, आउटडोर केटरिंग का सर्विस लेते हो एज एन एम्प्लॉयर ओनली फॉर योर एम्प्लॉई, तो अगर ये कंपनी पॉलिसी है तो नहीं मिलेगा आईटीसी, पर अगर डेफिनेटली ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा आपको आईटीसी। दोस्तों एक और जगह पे जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है वो है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अमेंडमेंट इन द सप्लाई चैप्टर, राइट। अगेन
जहां पे दोस्तों शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आर टू बी अलोकेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो ये जो शेयर्स अलोकेट हुए उसका कॉस्ट कौन बोन करेगा, राइट, क्योंकि ये तो ईसॉप से, राइट, तो वो बेयर करेगा डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, ओके, एक है रीइंबर्समेंट कॉस्ट और दूसरा ओके फॉरेन होल्डिंग कंपनी के जो चार्जेस है एडिशनल या मार्कअप चार्जेस है, ओके, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। तो आज क्लियरली जो रीइंबर्समेंट कॉस्ट है विच इज बोन बाय द सब्सिडरी कंपनी, उसमें ट्रांजैक्शन ये है कि शेयर्स दिया गया है जिसका पैसा एम्प्लॉय ने नहीं, एम्प्लॉय के बिहाफ पे सब्सिडरी कंपनी ने बोन किया है। तो वहां पे इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट्स नीदर गुड्स नॉर सर्विस, वो सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है। और ये ट्रांजैक्शन भी बाय द वे एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर आता है, तो उस पर तो नहीं लगेगा जीएसटी। बट व्हाट अबाउट दिस? तो गवर्नमेंट ने बोला यस डेफिनेटली कंसिडरेशन विच इज पेड फॉर अरेंजिंग द सिक्योरिटीज will tantamount to import of service because there is import of service for a consideration, right? And clearly दोस्तों in the course of business, तो ये 7(1)(b) के अंदर ही आ जाएगा और यहाँ पे डेफिनेटली लग जाएगा क्या, RCA। तो जब भी इस तरह का डिस्कशन हो रहा है जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है एंड सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय का ओके ईसॉप जो है वो देना चाहती है फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी और एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो रीइंबर्समेंट कॉस्ट भरेगा, तो रीइंबर्स कॉस्ट पे नहीं आएगा, बट डेफिनेटली जो एडिशनल कॉस्ट दिया जा रहा है ओके डेफिनेटली उस पे आ जाएगा RCM बिकॉज वो हो जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिस्कशन है वो खत्म होता है। ठीक है, दैट्स इट। लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स ओके वो है एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ, तो इसको भी यहाँ पे उठा देते हैं बिकॉज इसमें भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप अपने कंपनी के साथ शेयर करते हैं वो होते हैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, समवन लाइक एन MD and WTD, समवन लाइक मुकेश अंबानी और गौतम अदानी। आर यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, बट दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई यहाँ पे जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं ओके 100% आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि भैया इसका TDS ओके सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कटता है कि नहीं। अगर ये फ्रेज आ गया तो फिर आगे पीछे कुछ मत देखना ओके अगर ये फ्रेज आ गया कि भाई ये X% का TDS इस पे कटता है तो भैया सिंपल सी बात है उसको मिल रहा है सैलरी एंड क्लियरली ओके वो 7 सबसेक्शन 2 के दायरे में आ जाएगा एंड उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा और नहीं लगेगा उस पर GST, एज सिंपल एज दैट। बट माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डायरेक्टर्स की, हु इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्लियरली वो हो जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स माय डियर फ्रेंड्स ओके। एंड दूसरा सिंपल सी बात है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, उसका कंसल्टेंसी फीस, राइट। और कंसल्टेंसी फीस है तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर है। और ये आप कैसे फिगर आउट करोगे, आप चेक करोगे कि इसका TDS कहाँ कटा है। इसका TDS अगर 194J में कटा है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो बस दैट्स इनफ फॉर यू टू टेल कि भैया इसको सैलरी नहीं मिलता, ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप के दायरे के बाहर है। और ये जो दे रहा है वो क्लियरली क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सप्लाई है और इस पे लग जाएगा क्या, GST, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स ओके। दैट्स द केस एंड दैट्स व्हाट इट इज माय डियर फ्रेंड्स एंड यही है यहाँ पे इसका तात्पर्य ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डायरेक्टर्स ओके, जो 7(2) के डिस्कशन में आता है। बट दोस्तों एक और डिस्कशन होता है क्या ओके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वाला ही डिस्कशन है जो मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में भी दोस्तों सियापा ये है कि एक होता है जब एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माय डियर फ्रेंड्स ओके सर्विस देता है किसको, एक कंपनी को ओके इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे RCM के तहत कंपनी पे कर देगा क्या, GST।
बट दोस्तों दूसरा एंगल होता है जब वही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी को सर्विस देता है इन इज पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है, इन इज पर्सनल कैपेसिटी। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली ओके एफसीएम आ जाएगा एंड इट इज द सप्लायर हु विल पे द टैक्स। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस बात से ओके कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है या पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही मैक्सिमम लोग देते हैं ओके, जहाँ पे 14-15 डायरेक्टर है, एक ही कंपनी को सर्विस देते हैं, जहाँ पे सामने उनको सेटिंग फीस मिलता है, तो वहाँ पे कंपनी एक ओके और इसके एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है अनेक, तो डेफिनेटली आरसीएम लग जाएगा। पर वही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों अगर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओके एफसीएम लग जाएगा एंड इट इज क्लियरली द सप्लायर हु विल पे द जीएसटी। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट मेक्स सेंस। ओके फ्रेंड्स, दूसरा जो डिस्कशन है डायरेक्टर के रिलेशन में वो ये आता है ओके लायबिलिटी इन सर्टन केसेस में कि भाई आज अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी की, तो वहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाता है दोस्तों कि आज अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो, तो अगर प्राइवेट कंपनी नहीं दे पा रहा है इंटरेस्ट लेट फी या फिर पेनल्टी ओके या फिर टैक्सेस फॉर दैट मैटर, टैक्सेस इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, अगर प्राइवेट कंपनी के एसेट से वो नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों उसके डायरेक्टर्स को पर्सनली ओके जॉइंटली एंड सेवरली लायबल किया जाएगा और वहां से रिकवरी शुरू हो जाएगा। बट दोस्तों आपको ये रिकवरी करनी होगी बिफोर दैट प्राइवेट कंपनी एक्चुअली बिकम्स अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कन्वर्जन के पहले कर देना, बिकॉज अगर पब्लिक कन्वर्जन होगा और आपने उससे रिकवर नहीं किया तो भूल जाना, फिर आप नहीं रिकवर कर पाओगे, बिकॉज अब उसका सत्य ये है कि वो उस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो उस पब्लिक लिमिट का ओके डायरेक्टर है जहाँ पे कोई भी ऐसा लफड़ा नहीं हुआ है। तो जो भी रिकवरी करना ये कन्वर्जन के पहले कर देना, ठीक है। एंड दूसरा दोस्तों अगर डेफिनेटली ओके कोई भी डायरेक्टर जिसपे ये ओके जॉइंटली एंड सेवरली का क्या है लायबिलिटी लगा है, अगर वो प्रूव कर देता है कि ये लायबिलिटी उसके कारण ट्रिगर नहीं हुआ है, वो तो इस शहर में ही नहीं था या वो तो उसने डायरेक्टिव दिया ही नहीं या उसने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा काम मत करना और वो करने के बाद वो लायबिलिटी ट्रिगर हुआ, तो डेफिनेटली दोस्तों उसको ओके उससे वो पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा। ओके द सेम डिस्कशन ओके इज ऑल्सो इन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और दोस्तों डायरेक्टर का एक और डिस्कशन आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 137, जहां पे वो बोलता है क्या कि भाई देखो यार अगर क्या है ओके कोई भी ऑफेंस कमिट किया है किसने, राइट, कंपनी ने, ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस ओके जो जिसमें प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस होते हैं ओके वो अगर कंपनी ने किया तो ऑब्वियसली कंपनी को तो जेल में डाल नहीं सकते। यू कैन नॉट पुट रिलायंस इंडस्ट्रीज और यू कैन नॉट पुट XYZ लिमिटेड इन द जेल। आपको डेफिनेटली क्या है किसको जेल में डालना पड़ेगा, ठीक है, उसके डायरेक्टर को, क्लियरली। तो आज अगर उसका डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी पर्सन हैव प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विथ हिज कंसेंट एंड ही इज एट्रीब्यूटेबल टू द नेग्लिजेंस, बात खत्म, उस डायरेक्टर को जेल में जाना पड़ेगा, कंपनी नहीं जा सकता, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल था वो डिसीजंस लेने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, वो डायरेक्टर चला जाए। ये भी एक एंगल डायरेक्टर का आता है। एक और डिस्कशन है माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्टर का, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। याद रखना दोस्तों अगर डायरेक्टर, ठीक है, पर्सनल गारंटी देकर कंपनी के बिहाफ पे लोन फेच करता है और कंपनी उसमें यह है उसको कोई कंसिडरेशन नहीं देता है तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई नील। और अगर कोई कंसिडरेशन देता है तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स जो भी रेम्यूनरेशन इज पेड टू द डायरेक्टर वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। यू नो इट्स अनबिलीवेबल कि एक कॉन्सेप्ट कहाँ ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। यू सॉ इट इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके, फिर यू सॉ इट इन RCM सप्लाई, राइट, इट्स क्रेजी। एंड आगे भी दोस्तों वो आ जाएगा ऑफेंसेस पेनल्टीज में एंड लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस में, ठीक। तो ये सीन है माय डियर फ्रेंड्स। तो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि भाई यू नो एक छोटा सा वर्ड है पर कहाँ ट्रिगर होता है, अगर आप एक साथ क्या है देख लेते तो मजा ही आ जाता है, ठीक है, परफेक्ट। और दोस्तों एक लास्ट जगह पे जहाँ पे डायरेक्टर आपको और एक बार देखने मिलेगा ओके वो है रूल 86B, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर है उसमें।
वहां पे स्पेसिफिकली बोला है क्या, वेयर द सेड पर्सन प्रोप्राइटर करता मैनेजिंग डायरेक्टर एनी ऑफ द टू पार्टनर्स होल टाइम डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अगर बेटा हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियली। प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे ये एक्सेप्शन आउट हो जाएगा। सेड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, चल ओके। ये था पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर डायरेक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, बात कर रहा हूं मैं बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट की। दोनों का कॉन्सेप्ट मोरलेस एक ही है, उनका एक ही काम है, घर घर जाकर ओके लोगों का खाता बैंक में खुलवाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन में छोटे वर्ग के लोगों को लेकर आना, ठीक है। पर इनमें मेजर डिफरेंस ये है, जो काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कि इसको ऐसा समझ लो कि ये जूनियर है और इसको ऐसा समझ लो कि ये सीनियर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। जूनियर क्यों है? क्योंकि इसका काम है सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट देकर बैंक को फिर ये डिसीजन देना कि भैया आपको लोन देना है कि नहीं। पर इसका डेफिनेटली काम होता है क्या, लोन देना, ठीक है। तो ये अथॉरिटी में जूनियर है, ये अथॉरिटी में सीनियर है। जूनियर कोई काम नहीं करता, सीनियर सब काम कर लेता है, ठीक है। यस, बट ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि एक्चुअली ओके आरसीएम लगेगा या एफसीएम लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे जीएसटी कौन पे करेगा, ठीक है। बट जीएसटी कौन पे करेगा या नहीं करेगा, उसके पहले आपको एक और लिटमस टेस्ट देखना है, और वो है ये कि अगर दोस्तों जैसे एजेंट सर्विस देता है बीसीबीएफ को और बीसीबीएफ देता है बैंक को, अगर वो बैंक रूरल निकला तो भैया ये पूरा चेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर ये बैंक अर्बन निकला तो ये पूरा चेन हो जाएगा टैक्सेबल। फिर उसके अंदर क्या है, ये डिबेट आएगी कि भैया टैक्स कौन पे करेगा। तो क्लियरली दोस्तों, अगर एजेंट सर्विस दे रहा है ओके बीएफ को, तो वो बीएफ मैंने क्या बोला है, क्लियरली जूनियर है, राइट। तो एजेंट अगर सर्विस दे रहा है बीएफ को, तो उसमें बीएफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसलिए एजेंट टैक्स पे कर देगा एज पर एफसीएम, राइट। और अगर दोस्तों बात करते हैं कि बीएफ अगर सर्विस दे रहा है किसको, बैंक को, तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स वहां पे बैंक जो है वो क्लियरली क्या है, कोई सर्विस नहीं लेगा और बीएफ पे कर देगा। और दोस्तों अगर बीएफ सर्विस दे रहा है बैंक को, तो वहां पे अगेन बीएफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा एंड बैंक पे कर देगा एज पर आरसीए। वही दोस्तों अगर हम लोग देखने जाते हैं एजेंट और बीसी के केस में, तो क्लियरली सब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सीनियर लेगा, यानी कि बीसी लेगा। तो एजेंट को मारो चौकड़ी और बीसी टैक्स पे कर लेगा एज पर आरसीएम, राइट। एंड अगर बीसी सर्विस दे रहा है किसको, फॉर एग्जाम्पल बैंक को, ओके बीसी अगर सर्विस दे रहा है किसको, बैंक को, तो क्लियरली अगेन दोस्तों बैंक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसी ले लेगा और टैक्स वो पे करेगा एज पर एफसीएम। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्या है, डेफिनेटली याद रखना, ओके परफेक्ट। ये एग्जेम्पशन कब आता है, टैक्सेबल कब आता है, और फिर उसमें आरसीएम और एफसीएम कब आता है, बिकॉज ये बहुत बार एंगल टेस्ट किया गया है, स्पेशली इन दैट 14 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें वो लोग पूछ लेते, ठीक है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। नाउ नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट मुद्दा है वो है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड ओके रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसेस, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आज फॉर एग्जांपल आप समझो अगर लैंडलॉर्ड है और वो अपना रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, ठीक है, राइट। अब उसका यूज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फॉर पर्सनल यूज, ओके, इट कैन बी फॉर ऑफिशियल यूज, डजंट मैटर। रिसिपेंट अगर क्या है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया हो जाएगा ये आरसीएम। और जनरली ये रिसिपेंट कौन होगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई कंपनी होगा, लेट्स से एलएनटी, रिलायंस, एचयूएल, जो अपने एक एम्प्लॉय को माइग्रेट करवा रहा है, लेट्स से दिल्ली टू मुंबई, तो फिर वो बोलेगा भाई पगार तो मिलेगा, साथ साथ में रहने का भी सीन मैं ही सॉर्ट कर दूंगा तेरा, ठीक है, तू बस आ और काम कर, क्योंकि तू काम इतना अच्छा करता है कि दूसरे सब खर्चे मैं उठा लूंगा तेरे, और तू जो मेरे लिए काम करेगा उससे मुझे काफी फायदा होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इस पोजीशन में रहना है हमेशा हमको, ठीक है। ऐसे नहीं मांगते रहे हम लोग के पगार दे दो भाई, 10% रेज दे दो, 5%, नहीं भाई, दम रखो और अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि सामने वाला बोलेगा तू आ जा भाई, कितना पैसा है, ब्लैंक चेक ले और खत्म कर, ठीक।
तो ये कंपनी टैक्स पे करेगा एज पर आरसीएम, बिकॉज लैंडलॉर्ड जनरली क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है इंडिविजुअल्स ही होते हैं तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना, ठीक है, डन। दूसरा दोस्तों याद रखना, अगर सर्विस दिया है कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कोई इंडिविजुअल है, ओके, कौन है, इंडिविजुअल है, और वो अपने ओके पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, यानी घर भाड़े पे ले रहा है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ओनली, बहुत जरूरी है ये चीज, ओके। तो अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर ऑब्वियसली पर्सनल पर्पस, ठीक है, यानी घर के लिए ही यूज कर रहा है उसको, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन है, राइट, जो घर भाड़े पे आजकल रहते हैं, आजकल रेंटिंग और बाइंग में रेंटिंग ही लोग प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक जगह पे भी अटैच नहीं रहना, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला इसको एग्जेम्प्ट कर दो, बिकॉज अगेन हम लोग एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, वो नहीं करना, और आरसीएम यहाँ पे नहीं करवा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिसीवेंट रजिस्टर्ड पर्सन एंड ओके रिसीवेंट शुड बी यूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओके। पर वो रिसीवेंट बंदा है ही कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है ओके कि अगर ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ये चीज क्या है प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड, ओके, डन, ओके। इसमें एक और एंगल आता है कि अगर सप्लायर निकला आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन और रिसीवेंट अगर आपका निकला रजिस्टर्ड पर्सन, और बात कर रहे हैं हम लोग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रेमाइसेस की, इसकी कमर्शियल प्रेमाइसेस की, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पे लग जाएगा क्या, आरसी। क्या लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आरसी। सर पर अगर पर्सन ओके उसके इन दैट केस रजिस्टर्ड निकला तो ओके, लेट्स से सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसीवेंट भी रजिस्टर्ड है, सर तो क्या होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला है तो उस केस में सप्लायर ही टैक्स पे करे, बिकॉज एफसीएम हमको तभी ट्रिगर करना है ओके जब सप्लायर रजिस्टर्ड। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो हम आरसीएम लेंगे। अच्छा, उसमें भी याद रखना रिसीवेंट अगर कॉम्पो टैक्स पेयर है, राइट, कॉम्पो टैक्स पेयर है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी बोल दिया आरसीएम नहीं लगेगा, ओके, और इसको एक्सेप्शन बना दिया, यानी कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड निकला और रिसीवेंट कॉम्पो टैक्स पेयर तो आरसीएम तो लगेगा नहीं, और एफसीएम लग जाएगा, बट द केसेस के सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसमें नो जीएसटी। तो ये क्लैरिटी रखना, ये क्लैरिटी नहीं होती लोगों के पास, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ओके एंड कमर्शियल प्रेमाइसेस। तो जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट क्लैरिटी इन दिस केस कि भैया किस केस में क्या होगा, ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स जो आता है मेरे दिमाग में वो है मेटल स्क्रैप। इसमें भी काफी कंफ्यूजन हो रखा है बच्चों को, तो लेट मी क्लियर इट एसएप, ठीक है। तो सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवेंट अगर रजिस्टर्ड है, तो रिसेंट अमेंडमेंट आया था दोस्तों कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो मेटल स्क्रैप तो डेफिनेटली क्या है, लग जाएगा यहाँ पे आरसीएम, परफेक्ट है, यस। बट दोस्तों अगर बात आती है कि सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रिसीवेंट भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में सबसे पहले तो जीएसटी पे होगा एज पर एफसीएम, यानी सप्लायर बकायदा क्या है रिसीवेंट को जीएसटी चार्ज करेगा, ओके। और रिसीवेंट जो है उसके दिमाग में अभी क्या है, एक कंप्लायंस डाल दिया है गवर्नमेंट ने कि भैया तुझे उसको पैसा रेमिट करने के पहले डेफिनेटली क्या है, टीडीएस डिडक्ट करना, यस, ओके, क्योंकि तू भी क्या है बेटा सेक्शन 51 के दायरे में आ चुका है, ठीक है, तो टीडीएस काट के तुझे उसे पेमेंट करना, ठीक है। तो अगर बेटा सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसीवेंट रजिस्टर्ड, तो आरसीएम के तहत रिसीवेंट विल पे द टैक्स, यहाँ पे टीडीएस का कोई इंप्लीकेशन नहीं है बाय द वे, ठीक है। और हो भी कैसे सकता है, बिकॉज आज टीडीएस में क्या होता है, रिसीवेंट काटता है तो वो सप्लायर के क्या है ई कैश लेजर में चला जाता है, पर यहाँ पे तो सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड, ठीक है, यस। एंड दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसीवेंट भी रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले तो टैक्स पे होगा एज पर एफसीएम, वेयर सप्लायर विल चार्ज जीएसटी टू द रिसीवेंट, एंड दूसरा होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, दैट रिसीवेंट जो है वो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स ओके डिडक्ट करेगा क्या दोस्तों, टीडीएस while remitting the payment to the। दोस्तों आपने डेफिनेटली सुना होगा फंक्शंस परफॉर्म्ड एज पर आर्टिकल 243G या 243W
ओके, जो बेसिकली बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइदर पंचायत या फिर क्या है म्युनिसिपैलिटी। कैसे याद रखना है, डब्ल्यू तो म्युनिसिपैलिटी उल्टा एम, एनजी यानी कि सरपंची, तो वैसे याद रखो इसको। तो ये है क्या और ये कहाँ कहाँ था, तो दोस्तों ये मेजरली दो जगह था, एक है एग्जेम्पशन के चैप्टर के अंदर और एक है 7 सबसेक्शन 2 ओके नोट ए सप्लाई के अंदर। ओके यस, शेड्यूल 3। और क्या ये इंटर रिलेटेड है? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, समझिए। ओके, अगर मैं बात करता हूं सीजी, एसजी, यूटी, एलए की, ओके, तो वो लोग ओके याद रखिए, जब भी अगर कोई सर्विस देते, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 243G और 243W, तो याद रखना वो सर्विस नहीं गिना जाएगा। ओके, वो नॉट ए सप्लाई होगा अंडर सेक्शन 7(2). We will categorize that as okay not a supply under section 7 subsection 2. okay, but my dear friends, वो ही क्या है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब वो कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगा, राइट, और वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट, वो कवर्ड है अंडर 243G या 243 ओके W, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बंदा क्या है रोड बना रहा है, तो ये रोड किसके लिए बना रहा है? पब्लिक के लिए बना रहा है, राइट। तो आज ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सीजीएसजी यूटीएलए पब्लिक को सर्विस दे रहा है और पब्लिक कंसिडरेशन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। नो, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज जो टैक्स नहीं दे रहा है वो भी क्या है, वो रोड पे चल रहा है, समझा? यस, तो इसको नॉट ए सप्लाई बोल दिया बिकॉज यहाँ पे बाय द वे ओके सप्लायर तो है पर कोई रिसीपेंट नहीं है स्पेसिफिकली, और जब आप स्पेसिफिकली कोई रिसीपेंट को टारगेट नहीं कर पाते हो तो भैया वो सप्लाई नहीं गवर्नमेंट को क्लासिफाई करना। पर वही रोड वो खुद बनाएगा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर को बनाने देगा, ओके, वो कॉन्ट्रैक्टर को बनाने देगा, तो वो गवर्नमेंट ने क्या है एग्जेम्पशन के अंदर कवर किया। तो एक है एंट्री नंबर 3 और एक है एंट्री नंबर 3A। 3 में सिर्फ प्योर सर्विसेज कवर्ड है, पर 3A में कॉम्पोजिट सप्लाई कवर्ड है, ठीक है, जिसमें गुड्स भी है और सर्विस भी, और गुड्स जो है वो ओनली है अप टू 25%, पर जो सर्विस है इट्स क्लियरली मोर देन 25%। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड। ओके, तो गुड्स पे ही बंदिश है, सर्विसेज पे बंदिश नहीं है। तो गुड्स अप टू 25% है तो ये एग्जेम्पशन अप्लाई होगा। अगर गुड्स का पोर्शन ज्यादा हो गया, राइट, मोर देन 25%, तो डेफिनेटली वो एग्जाम नहीं, वो हो जाएगा टैक्सेबल, हो जाएगा टैक्सेबल, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चल, तो ये चीज याद रखना, मैं जो दे रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है, ओके, सीजी और एसजी को, बिकॉज यहाँ पे सीजी और एसजी रिसीपेंट की पोजीशन में, और आगे जो वो सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, उसको सर्विस नहीं, उसको सीधा बोला जाएगा नॉट ए सप्लाई, एंड वी कैन क्लियरली सी दिस हियर। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो बोला है सर्विसेज, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, राइट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ओके, और कौन सा गवर्नमेंट? तो बोला है भैया सिंपल सी बात है, सीजीएसजी यूटीएलए जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के ये 2 आर्टिकल के अंदर। यू गेटिंग इट? यस माय डियर। तो ये कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग से प्लीज बाहर धकेल देना, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट पोजीशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है चैरिटेबल ट्रस्ट के रिलेशन में। एब्सोल्युटली दोस्तों, तो एक डेफिनेटली क्या है, ओके, एस्पेक्ट यहाँ पे कवर होता है एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर, और एक होता है सप्लाई चैप्टर के, राइट। लेट्स डू द एग्जेम्पशन फर्स्ट। दोस्तों, एग्जेम्पशन चैप्टर में आप जानते हो कि आज चैरिटेबल ट्रस्ट है वो 12AA या 12AB हो, 1023C हो या 1023BBA एंड 1023 बब्बा, ओके। तो आज माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सप्लायर है, ठीक है, रिसीपेंट जो चाहे जो भी हो, डजंट मैटर, अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं रेंटिंग ऑफ रूम, रेंटिंग ऑफ शॉप्स या फिर रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल, लिमिट देख लेना सबका, ओके, रूम पर डे के हिसाब से लिया जाता है, शॉप पर मंथ के हिसाब से लिया जाता है, और कम्युनिटी हॉल्स भी पर डे के हिसाब से ही लिया जाता है,
ठीक है। तो आज यहाँ पे है ओके लेस देन 1000, लेस देन 10,000, लेस देन 10,000, तो वहां पे सब जगह लेस देन वर्ड यूज किया है ओके। पर आपको एक्चुअली याद रखना है क्या ओके, मेरे हिसाब से आप बेहतर है कि याद रखो अप टू 999, यहाँ पे अप टू 9099। तो रिमेंबर इट दिस वे, बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर इट दिस वे इट्स इजी टू रिमेंबर कि यार इतने तक ही क्या एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर एक भी रुपया हुआ तो वो जाएगा टैक्सेबल, फिर वो 1000 रुपया हो या 10,000 हो, डजेंट मैटर ओके। परफेक्ट, तो ये चीज है डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू चैरिटेबल ट्रस्ट। बट दोस्तों एक और एंगल आ जाता है सप्लाई चैप्टर में, राइट। क्या है वो एंगल, जहां पे दोस्तों अगर आपको याद होगा 7(1)(a) के अंदर ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आज अगर ओके एज अ ओके पर्सन आप अगर डोनेशन देते हैं, ठीक है, इसको चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है, तो आज अगर या तो आपने डोनेशन दिया है या तो गिफ्ट दिया है, किसको दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, और तीसरा किस एजेंडा से दिया है, तो भाई कोई एजेंडा नहीं है ओके, इट्स कंप्लीटली फिलेंथ्रोपिक ओके, इट्स कंप्लीटली फिलेंथ्रोपिक ओके, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स ओके, फिलेंथ्रोपिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिलेंथ्रोपिक यानी दया भाव से ही दिया है ओके, कोई एजेंडा नहीं है वहां पे, आपने ट्रस्ट को बोल दिया ये लो पैसा, सिंपल ओके, मैं डोनर हूं और ये लीजिए 1 करोड़, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी और आपने वो पूरी कर दी, ऐसा बिलीफ है आपका। तो अगर ये डोनेशन या गिफ्ट के फॉर्म में चैरिटेबल ट्रस्ट का और फिलेंथ्रोपिक पर्पस है तो इट इज नॉट अ सप्लाई, क्लियरली इट इज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज यहाँ पे ओके देयर इज नो एक्टिविटी बट कंसिडरेशन, राइट। बट दोस्तों अगर वो एजेंडा फिलेंथ्रोपिक ना होके ऐसा हो जाता है कि भैया एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे इट इज फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे आप पैसा दे रहे हो और वो आपका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स वो सप्लाई हो जाएगा, बिकॉज देयर इज एन एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन, और वो सप्लाई हो जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज वो 7(1)(a) का पूरा डेफिनेशन सेटिस्फाई कर देगा। सो ये एंगल याद रखना, स्पेशली ये पूछा जा सकता है तब जब चैरिटेबल ट्रस्ट पे ही पूरा क्वेश्चन हो, तो ऑब्वियसली 3 एडजस्टमेंट आ जाएंगे आपको एग्जेम्पशन में, एक रूम का, एक कम्युनिटी हॉल का, एक शॉप का, और दूसरा ये भी आ जाएगा, राइट। और याद रखना यहाँ पे ऐसा होगा कि एडजस्टमेंट जैसे देंगे आपको कि भाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने रेंटिंग ऑफ रूम का सर्विस दिया, कम्युनिटी हॉल का दिया और शॉप का दिया, बट फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगा कि भाई मिस्टर एक्स ने पैसा दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को, समझा, यस। तो उस केस में क्या है, वो डोनेशन या गिफ्ट के फॉर्म में दिया, तो क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आएगा, योर आंसर शुड बी नो। और फिर आपको सप्लाई का वो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी कोट किया है वो याद रखना, ठीक है, डन। तो यहाँ पे दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट जहाँ पे भी आता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सफर खत्म होता है। एंड आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली है और आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो अनक्लियर थे वो क्लियर हुआ है। अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए सर मजा आ गया, यस, एंड आई वुड जेन्युइनली फील कि जो मैंने एफर्ट डाला है वो आप तक कम्युनिकेट हुआ है। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर टैक्स का टीचर CA करण शेठ साइनिंग ऑफ।